हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स, आप लोग का स्वागत है इस नई वीडियो में। क्या है ये नया वीडियो? ये है हमारा संडे सवाल का पांचवा एपिसोड, फिफ्थ एपिसोड। पांचवा वीडियो क्यों है ये? क्योंकि पहले जो चार वीडियोस बनाए उसमें हमने क्या किया था। पहले तीन वीडियोस में हमने चैप्टर नंबर वन, चैप्टर नंबर टू हिस्ट्री का और पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर वन किया था। फिर हमारे लास्ट वीडियो में जो मैंने इस महीने डाला था उसमें हमने किया था हिस्ट्री का ही चैप्टर नंबर थ्री, अप्लाइड हिस्ट्री। जो तो देखो हम लोग करते क्या है इस संडे सवाल के वीडियो में कि हर हर चैप्टर में से मैं आपके लिए कुछ 10 ऐसे क्वेश्चंस लाती हूँ जो कि आपके बोर्ड एग्जाम्स के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। तो शुरू करते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं ये है महाराष्ट्र बोर्ड के लिए वीडियो जो कि आने वाले 10th के बोर्ड एग्जाम्स देने वाले हैं के। शुरू करते हैं हिस्ट्री के चैप्टर नंबर फोर में। ये हम लोग क्वेश्चंस देखने वाले हैं इस वीडियो में। चैप्टर वन टू जैसे मैंने कहा हमने पहले किया है, चैप्टर थ्री भी कर लिया है। पॉलिटिकल साइंस के भी चैप्टर वन पे हमने क्वेश्चंस देख लिए हैं। नेक्स्ट जो वीडियो करेंगे उसमें पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर नंबर टू से वीडियो करेंगे। तो आपको ये पीडीएफ जिससे मैं आपको पढ़ा रही हूँ, ये आपको कहाँ पे मिलेगा? ये मिलेगा इस टेलीग्राम चैनल पर। लिंक मैं आपके लिए डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। और आपको जो पिछले अगर हिस्ट्री के पूरे लेक्चर्स देखने हैं के तो देख सकते हो। ये जो है ये है हमारे चैप्टर नंबर थ्री के, और इससे पहले के भी मैंने सारे आपके लिए वीडियोस अपलोड करके रखे हैं इस पर्टिकुलर प्लेलिस्ट में। प्लेलिस्ट का नाम है महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड हिस्ट्री फॉर क्लास 10। शुरू करते हैं इस वीडियो के साथ। चैप्टर नंबर फोर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देख लेते हैं। देखिए जैसे मैंने आपका पीवाई क्यू क्वेश्चंस देखे, आपके पिछले 22, 23, 24 और 25 के जो भी बोर्ड्स के पेपर आए हैं उनके मैंने क्वेश्चंस को एनालाइज किया ना, तो आपके चैप्टर नंबर फोर से बहुत सारे क्वेश्चंस नहीं आए हैं। मुझे गिन चुन के दो या तीन क्वेश्चंस ही दिखे। एक इनडायरेक्टली मैंने आपसे यहाँ पे पूछा है, दो मैंने आपको डायरेक्ट क्वेश्चंस यहाँ पे दे दिए हैं। एक तो हो गया ये पहला क्वेश्चन आपका, द डैश सॉ द राइज ऑफ मथुरा पीरियड, मथुरा स्कूल। तो मथुरा स्कूल क्या है? एक फॉर्म ऑफ आर्ट है कि मथुरा स्कूल एक फॉर्म ऑफ स्कल्पचरल आर्ट है कि स्कल्पचर की एक स्टाइल है कि जो डेवलप हुआ था। किसके पीरियड में डेवलप हुआ था ये आपसे पूछा गया है। ये मैंने आपको चैप्टर पढ़ाते हुए बताया है कि अब जो ऑप्शन में है कुषाण है, गुप्ता है, राष्ट्रकूटा है और मौर्यन है के। तो इसका सही जवाब है कुषाण पीरियड। क्यों? कुषाण पीरियड के दौरान मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट को डेवलप किया गया। इसको कहते हैं कि ये एक लोकल स्कल्पचरल आर्ट है कि एक था हमारा गांधारा आर्ट आर्ट एक गांधारा स्कूल ऑफ आर्ट था जो इन्फ्लुएंस था ग्रीक स्कल्पचर से। ये मैंने आपको बहुत डिटेल में ये सब आपको वीडियो में बताया है, बट फिर भी आपको एक रिवीजन के लिए बता देती हूँ। क्योंकि ये संडे सवाल के जो वीडियोस है ना, अगर आप ये सारे चैप्टर्स के सिर्फ संडे सवाल वीडियो भी देख के जाओगे ना एग्जाम के एक रात पहले, तो आपको बहुत कुछ पता चल जाएगा जो आपको अगले दिन एग्जाम में काम आ सकता है कि तो मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट, गांधारा स्कूल ऑफ आर्ट, ये इंडिया की आइकनोग्राफी या स्कल्पचर आर्ट जिसको हम कहते हैं ना, उसके दो स्टाइल हैं कि मथुरा स्टाइल जो है ना वो कुषाण पीरियड में डेवलप हुआ था। गांधारा स्टाइल जो है ना वो मोस्टली कहते हैं कि मौर्यन और प्री मौर्यन पीरियड का है। और वो ग्रीक इन्फ्लुएंस उसमें बहुत दिखता है, जबकि मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट बहुत ही रीजनली ग्रोन लगता है कि फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी इंटरेक्ट क्वेश्चन है कि हो सकता है ये आए या ना आए कि तो ये किसके बारे में है? एक आर्टिस्ट जो कि थाने डिस्ट्रिक्ट से, महाराष्ट्र के थाने डिस्ट्रिक्ट से हैं, जिन्होंने वर्ली स्टाइल ऑफ पेंटिंग को पॉपुलर करने में एक बहुत बड़ा रोल निभाया था। तो डैश इज एन आर्टिस्ट in Thane district has played a great role in making the worldly style of painting very popular। पूरा का पूरा जो आपका चैप्टर है ना, ये है ही इंडियन आर्ट के बेसिस पे। तो इसमें मैंने आपको बताया था एक होता है विजुअल आर्ट जिसमें हमारी मूर्तियां, हमारी पेंटिंग्स, हमारा आर्किटेक्चर आ जाता है। फिर होता है हमारा परफॉर्मिंग आर्ट जिसमें हमारा डांस और म्यूजिक आ जाता है, थिएटर आ जाता है कि तो वर्ली स्टाइल ऑफ पेंटिंग है ना, एक पेंटिंग का फॉर्म है कि एक फोक आर्ट का फॉर्म है कि तो मैंने आपको ये भी बताया था कि फोक आर्ट क्या होता है और क्लासिकल क्या होता है कि क्लासिकल कंपेरेटिवली जो होता है उसमें आपको सीखना पड़ता है कि जबकि फोक आर्ट में आपको कोई प्रोफेशनल टीचिंग की, प्रोफेशनल लर्निंग की जरूरत नहीं होती है कि वो आप अपने फैमिली से, अपनी कम्युनिटी से सीख लेते हो ओवर द टाइम, बचपन से सीखते आते हो। तो उसमें ही है वर्ली स्टाइल ऑफ पेंटिंग। तो किसने पॉपुलराइज किया था? इसमें थे नाम है जीव्य सौम्य महाशय, गंगाराम खम्बत, सवाई माधवराव पेशा एंड नाना फडणवीस। तो आपका इसका सही जवाब है अगेन ऑप्शन ए। द ट्रेडिशंस ऑफ वर्ली पेंटिंग हो गई। फिर एक होता है पिंगुल फॉर्म ऑफ आर्ट और एक होता है चित्रकाठी। ये सब ना पेंटिंग के फॉर्म है, पेंटिंग की कला है कि
बहुत वैरायटी होती है। सिर्फ ऐसा नहीं कि एक ब्रश उठाया और पेंट कर दिया तो बस वो पेंटिंग बन गई। हर एक का अलग अलग स्टाइल होता है, हर रीजन में एक अपना फोक स्टाइल डेवलप होता है। कि और महाराष्ट्र में जो डेवलप हुए उसमें थे वर्ली, पिंगुल और चित्रकाठी। तो आपसे अगर पूछा जाए महाराष्ट्र में कौन से एग्जाम्पल्स हैं पेंटिंग के, तो ये है। इसके अलावा भी एक और है जो आपको अगले क्वेश्चन में मैं बताऊंगी। तो इनको पॉपुलर किया था महर्षि दिव्य सौम्य महर्षि ने। उनको 2011 में पद्मश्री का अवार्ड भी मिला था। हो सकता है आपसे इस आर्ट फॉर्म के बारे में शॉर्ट नोट में पूछ लिया जाए। तो आपका काम है कि इन आंसर्स को अच्छे से कोशिश करिए देने की जवाब को। तो ये एक और है। ये आपसे शायद 2025 में पूछा गया है। मराठा इसके बारे में, मराठा आर्ट के बारे में, मराठा पेंटिंग स्टाइल के बारे में। ये आया था आपको एक शॉर्ट नोट में आया था, मुझे जहां तक याद है। ये डायरेक्टली नहीं पूछा गया था, बट मैंने अगेन आपको यहाँ पे इसीलिए दिया है कि जो भी आप एमसीक्यू में पढ़ोगे ना, वो आप शॉर्ट नोट में लिख के आ सकते हो। तो डैश डैश स्टाइल was influenced by राजपूत एंड यूरोपियन स्टाइल ऑफ पेंटिंग। तो कौन सी स्टाइल ऑफ पेंटिंग है जिसमें हमें राजपूत इन्फ्लुएंस भी दिखता है और यूरोपियन का भी इन्फ्लुएंस दिखता है? एक ऐसी पेंटिंग का फॉर्म जिसमें अंग्रेजों का भी इन्फ्लुएंस था, जिसमें हमें राजपूतों का भी इन्फ्लुएंस था, और उन दोनों का ब्लेंड करके हमारे यहाँ पे बना मराठा स्टाइल ऑफ पेंटिंग। तो यहाँ पे आपके ऑप्शंस तो हैं वर्ली, चित्रकाठी मैंने बताया महाराष्ट्र में फेमस है, पर्शियन, अगेन इस्लामिक स्टाइल हो गया, एंड देन हो गया मराठा। तो मराठा स्टाइल ऑफ पेंटिंग है क्या है, और डिटेल्स मैंने आपको यहाँ पर दिए हैं कि कब डेवलप हुआ था। लेटर हाफ ऑफ 17th सेंचुरी। 17th सेंचुरी मतलब 1600s में। तो और लेटर हाफ मतलब 1650s के दौरान, 1650 से 1699 तक कह सकते हो, इस पीरियड में डेवलप हुआ था मराठा पेंटिंग फॉर्म। अब हमें कैसे देखने मिलता है? द स्टाइल कंसिस्ट ऑफ कलर्ड पेंटिंग्स। देखो सबके ना अलग अलग स्टाइल्स होते हैं। कुछ होते हैं ब्लैक एंड व्हाइट पेंटिंग होती है, कुछ में कलर्स यूज होते हैं, कुछ में सिर्फ लिमिटेड कलर्स ही यूज होते हैं कि। तो ये होती है ना कलर्ड पेंटिंग, होती है बहुत रंग बिरंगी पेंटिंग होती है कि। और किस फॉर्म में दिखते हैं? मुराल्स के फॉर्म में। मुराल क्या होता है? आप दीवारों पे देखोगे ना, मंदिरों के दीवारों पे कुछ पेंटिंग बनाई गई होती है, किसी पुराने पैलेस में, किसी पुराने महल में पेंटिंग की गई होती है, तो उसको हम मुराल कहते हैं कि। और ऑल्सो ऑल्सो कहाँ पे दिखती है? मिनिएचर्स में, जो कि मैन्यूस्क्रिप्ट्स में होते हैं। आपका जो टेक्स्ट बुक होता है, आपको उसमें कुछ तस्वीरें दिखती हैं, तो उसको हम एक, तो उसको हम कह सकते हैं वो मैन्यूस्क्रिप्ट के अंदर एक मिनिएचर पिक्चर है कि। वैसे ही पेंटिंग थी। मराठा स्टाइल ऑफ पेंटिंग जो थी ना, उस वक्त जो भी मैन्यूस्क्रिप्ट लिखे जाते थे, जो भी किताबें लिखी जाती थी, जो भी बखड़ लिखे जाते थे, उनमें छोटी सी एक मिनिएचर बुक के साइड में या एक छोटे से पेज पर पेंटिंग बनाई जाती थी डेपिक्ट करने के लिए कि यहाँ पे हमारे राजा बैठे हैं, उनकी सभा चल रही है, ये लोग जनता बैठी है, ये हमारा किला है। वो पेंटिंग के अंदर, वो पेंटिंग के जरिए किताबों में दिखाने की कोशिश की जाती थी। तो मोराल्स मैंने जैसे कहा दीवारों पर दिखते हैं, कहाँ पे दिखते हैं? पुराने वाड़ा। वाड़ा मतलब एक तरीके का महल और घर के बीच की एक चीज होती है कि वाड़ा। आपको महाराष्ट्र में बहुत जगहों पर दिखेंगी, जैसे सतारा में, मेनावली में, वही में। तो सबसे फेमस हमारा है शनिवार वाड़ा है के। तो मराठाओं के वाड़ा या पुराने पैलेस जैसे घरों में आपको ये मुराल्स देखने को मिलते हैं कि मुराल्स जैसे वॉल पे की गई पेंटिंग। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द संस्कृत टर्म फॉर विजुअल आर्ट इज। मैंने आपको बताया एक फॉर्म होता है विजुअल फॉर्म होता है, और एक होता है परफॉर्मिंग। तो संस्कृत में विजुअल को क्या कहते हैं, और फिर मुझे बताइए कि संस्कृत में परफॉर्मिंग आर्ट को भी क्या कहते हैं कि। तो आपके ऑप्शन है अंगिका कला, दृक कला, ललित कला या शास्त्रीय कला। आपका सही जवाब है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी क्या था? दृक कला। आर्टिस्टिक क्रिएशंस आर ऑफ टू टाइप्स, मैंने यही बताया। आर्ट दो तरीके का होता है, जिसको या तो परफॉर्म किया जा सके, या तो जिसको आप देख सकते हो। आप उन्हीं आर्ट को देख सकते हो जो आर्ट ऑलरेडी बन चुका है, जैसे कि इमारत बन चुकी है, आर्किटेक्चर बन चुका है, मूर्तियां बन चुकी हैं, और पेंटिंग्स पेंट कर दी गई हैं, तो आप उनको कभी भी देख सकते हो। लेकिन परफॉर्मिंग आर्ट जैसे कि डांस हो गया, म्यूजिक हो गया, जब म्यूजिशियन गाएगा, जब डांसर डांस करेगा, जब आर्टिस्ट थिएटर में परफॉर्म करेगा, तभी आप उस आर्ट को देख सकते हो जब वो परफॉर्म किया जाए, इसके लिए उसको परफॉर्मिंग आर्ट कहते हैं। संस्कृत में दृक कला कहते हैं विजुअल आर्ट को, जिसको देख सकते हैं या जो दृश्य होता है। तो आप इसको याद करने के लिए ये एक सिंपल टर्म यूज कर सकते हो, दृश्य या दृक कला। दूसरा होता है ललित या अंगिका कला, जिसको कहते हैं परफॉर्मिंग आर्ट।
तो जिसको परफॉर्म किया जाए उसको तो हम लोग संस्कृत में कहेंगे ललित और अंगिका कला। फिर हमारा क्वेश्चन नंबर 5, अगेन ये एक और पेंटिंग के बारे में है। डैश इन मध्य प्रदेश इज अ फेमस रॉक पेंटिंग केव। रॉक पेंटिंग, पत्थर पे की गई पेंटिंग, उसकी एक फेमस गुफा इंडिया में एमपी में कहां पर है? चार ऑप्शन है, अजंता, एलोरा, भीमबेटका और एलिफेंटा। आपको ये बात पता होनी चाहिए कि इसमें से अजंता, एलोरा और एलिफेंटा जो है हमारे महाराष्ट्र में है। तो यहीं पे आपकी एलिमिनेशन टेक्निक अप्लाई हो गई। आपको पता है यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा गया है मध्य प्रदेश में कौन सी केव है। तो जब अजंता, एलोरा और एलिफेंटा तीनों ही महाराष्ट्र में है तो हमारे पास ऑप्शन बचता है भीमबेटका। बहुत फेमस है। और ये जो साइट है ना, ये सब यूनेस्को की साइट्स हैं, कि यूनेस्को हेरिटेज साइट है। तो हेरिटेज क्या होता है मैंने आपको चैप्टर 3 में बताया है कि चैप्टर 3 के लेसन आप लोग बार बार देखिएगा जाकर के, उसके जो संडे सवाल है वो भी देखिएगा, क्योंकि बहुत सारे इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस थे आपके चैप्टर 3 में से। तो रॉक पेंटिंग जो है ना, डेट्स टू स्टोन एजेस। जब हमारे पूर्वज, हमारे एंसेस्टर्स, ह्यूमन एंसेस्टर्स जो थे, वो पत्थरों के हथियार बना के अपनी जिंदगी जीते थे, केव्स के अंदर जिंदगी जीते थे, कुछ भी लिखते नहीं थे, कुछ भी उनको लैंग्वेज नहीं आती थी, कुछ भी लिखा नहीं उन्होंने। उस वक्त वो लोग क्या करते थे ना, जो भी उनके पास पत्थर होते थे, जितने भी उनके पास रिसोर्स होते थे कलर के लिए, चारकोल हो गया या ब्लड हो गया, उससे यूज करके पत्थरों पर पेंटिंग बनाया करते थे। स्टोन से कार्व किया करते थे पत्थरों पर, जो भी उनकी जिन भी केव्स में वो रहा करते थे। तो उससे ना एक रॉक कट पेंटिंग का कल्चर इंडिया में बन गया। तो रॉक पेंटिंग ना दुनिया में स्टोन एज जितनी पुरानी है, और बहुत देशों में इसके सबूत मिलते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंडिया में मिलते हैं, क्योंकि स्टोन एज से ना पूरी दुनिया गुजरी थी। तो दुनिया के हर कोने में स्टोन एज के दौरान लोगों ने कुछ लिखा नहीं पर बहुत कुछ पेंट किया दीवारों पर, पत्थरों पर खास करके। क्या पेंट किया? इंसानों को, कि वो रोजमर्रा में क्या कर रहे हैं, शिकार कर रहे हैं, लोगों एक गैदरिंग की तरह रहते हैं, हंट करते हैं, आग जलाते हैं, यही सब डिपिक्ट करते थे। जानवरों को दिखाते थे, जियोमेट्रिकल फिगर्स दिखाते थे। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश हैज डन अ पोर्ट्रेट ऑफ सवाई माधवराव एंड नाना फडणवीस। किसने सवाई माधवराव, पेशवा सवाई माधवराव और नाना फडणवीस की पोर्ट्रेट या पेंटिंग बनाई थी? आपके चार ऑप्शन है, नेथेलियन वॉलेज, जेम्स अगस्टस हिकी, जेम्स वेल्स एंड माउंट स्टुअर्ट एल्फिंस्टन। चारों ऑप्शंस आपको पता होने चाहिए। नेथानियल वेलिज से रिलेटेड मैंने एक क्वेश्चन आपके चैप्टर नंबर 3 के इसमें पूछा है कि आई थिंक कि इन्होंने इंडिया का पहला म्यूजियम स्टैब्लिश किया था। जेम्स अगस्टस हिक्की के बारे में आपने अभी अभी मुझे लगता है आपने लास्ट कुछ वीडियोस में पढ़ा होगा, अगर आप चैनल से कनेक्टेड हैं तो आपको ये पता होगा कि इन्होंने इंडिया की पहली न्यूज़पेपर शुरू की। और जहां तक माउंट स्टुअर्ट एल्फिंस्टन का नाम आता है तो ये गवर्नर थे बॉम्बे थे, और ये एक नेशनलिस्ट नहीं, ये एक क्या कहते हैं, कॉलोनियलिस्ट हिस्टोरियन थे। ये कॉलोनियल पर्सपेक्टिव से इंडिया की हिस्ट्री लिखते थे। तो ये अगेन आई थिंक चैप्टर नंबर 2 की बात हो गई, इनका नाम चैप्टर नंबर 2 में आता है कि। तो आपके पास ऑप्शन बचता है ऑप्शन नंबर सी, जेम्स वेल्स। तो इन्होंने जो है ना, ये एक स्कॉटिश आर्टिस्ट थे जिन्होंने पुणे के शनिवार वाड़ा में ना एक आर्ट स्कूल चलाया था। देखो यहाँ पे ना, ये सारे नाम है ना आपको बहुत जल्दी कंफ्यूज कर सकते हैं, इसके लिए आपको ये बार बार क्वेश्चन आंसर वगैरह के जरिए आपको बार बार समझना पड़ेगा, क्लैरिफाई करना पड़ेगा आपके नेम्स को लेकर, आपकी क्लैरिटी को, क्योंकि बहुत इजी है यहाँ पे कंफ्यूज होना जेम्स अगस्टस सिकी और जेम्स वेल्स में। क्योंकि उन्होंने शुरू की थी न्यूज़पेपर और इन्होंने शुरू किया था आर्ट स्कूल, और वो शुरू किया था उन्होंने बंगाल में, यहाँ पर जेम्स वेल ने आर्ट स्कूल चलाया था पुणे में। तो ये सब चीजें आपको धीरे धीरे याद रखनी पड़ेंगी, ये सब फैक्ट है कि इनको याद रखने का कोई और आप ट्रिक नहीं लगा सकते यहाँ पे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि द्रविड़, नगारा, वेरसारा और भूमिजा ये सब किस चीज के स्टाइल है? जैसे मैंने आपको कहा पेंटिंग के स्टाइल से मराठा स्टाइल है, चित्रकाठी है, वैसे ही द्रविड़, नगारा, वेरसारा, भूमिजा किस चीज की स्टाइल है कि? तो टेम्पल, म्यूजिक, पेंटिंग, स्कल्पचर। पेंटिंग मैंने आपको बता दिया, इनमें से किसी का नाम मैंने नहीं लिया। स्कल्पचर्स में ये स्टाइल नहीं आता, स्कल्पचर में भी मैंने आपको बताया गांधारा स्टाइल और मथुरा स्टाइल के बारे में। अगेन म्यूजिक की बात करें तो म्यूजिक भी दो तरीका होता है, एक होता है हिंदुस्तानी क्लासिकल, हिंदुस्तानी शास्त्रीय म्यूजिक, दूसरा होता है कर्नाटक शास्त्रीय संगीत। तो बच्चा कौन सा ऑप्शन हमारे पास? टेम्पल्स। टेम्पल्स के फॉर्म होते हैं द्रविड़, नगारा, वेरसारा और भूमिजा। द्रविड़ यूजुअली साउथ इंडिया में मिलता है, हमें साउथ इंडिया में ये स्टाइल के टेम्पल्स मिलते हैं। नगारा स्टाइल के टेम्पल्स मिलते हैं हमें नॉर्थ इंडिया में,
वेरसारा जो है द्रविड़ और नागारा स्टाइल का ब्लेंड है कि इन दोनों का मिश्रण कर दो, इन दोनों के स्टाइल को मिक्स कर दो तो हमें मिलेगा वेरसारा स्टाइल, जो कि मोस्टली हमें मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में वगैरह देखने को मिलता है। भूमिजा अगेन एक और स्टाइल है जो स्पेशली हमें महाराष्ट्र में देखने मिलता है। तो यही आपके एक्सप्लेनेशन में मैंने आपको बताया है कि शिखर, शिखर क्या होता है? पीक, टावर, मंदिर के ऊपर ऐसा टावर बना होता है ना जो ऊपर, तो इसको हम कहते हैं शिखर। शिखर से पता चलता है कि किस किस स्टाइल में ये मंदिर बनाया गया है। तो जैसे मैंने कहा नगारा नॉर्थ एंड देन द्रविड़ साउथ, वेरसारा हो गया ब्लेंडेड, भूमिजा जो हमें एमपी और महाराष्ट्र में देखने को मिलता है मोस्टली वो भी नगारा स्टाइल से इन्फ्लुएंस्ड होता है कि उसका इंक्लिनेशन, जैसे मैंने वेरसारा के लिए कहा कि वो नगारा और द्रविड़ स्टाइल का मिक्स है, लेकिन जो भूमिजा स्टाइल है महाराष्ट्र में देखने मिलता है वो द्रविड़ से ज्यादा नगारा स्टाइल ऑफ टेम्पल जैसा लगता है कि। अगेन एक और क्वेश्चन है टेम्पल से रिलेटेड, वो भी महाराष्ट्र में। इन 12th एंड 13th सेंचुरी 1100 से लेके 1200 के बीच में कौन से स्टाइल ऑफ टेम्पल हमें बहुत देखने को मिलते हैं? तो अगेन यहाँ पे आपके सेम ऑप्शन है, भूमिजा है, वेरसारा है, अगेन यहाँ पे एक नया है हेमंतपंथी और द्रविड़। तो जैसे मैंने कहा बात हो रही है यहाँ पे महाराष्ट्र की, जो हमें स्टाइल देखने मिलता है वो वेरी क्लोज टू नगारा स्टाइल ऑफ टेम्पल है, तो द्रविड़ स्टाइल तो यहाँ से कैंसिल हो गया। भूमिजा मैंने आपको बता दिया कि महाराष्ट्र में भी देखने मिलता है, मध्य प्रदेश में भी देखने मिलता है, लेकिन आपका कैच कहाँ पे? यहाँ पे आपसे पूछा गया है 12th और 13th सेंचुरी का, तो वो भूमिजा स्टाइल नहीं बैठेगा। वेरसारा मैंने जैसे कहा नॉर्थ में मिलता है। अगेन आपका ऑप्शन क्या बचा? हेमंतपंथी स्टाइल। तो यही आपका सही जवाब है। एग्जाम्पल्स के लिए आप याद रख सकते हो, हमारे अंबरनाथ में शिव मंदिर है, अम्बरेश्वर टेम्पल कहते हैं कि, गोंडेश्वर टेम्पल है हमारे नासिक के एरिया में देखने मिलता है, अनुधा नागनाथ टेम्पल जो कि हिंगोली डिस्ट्रिक्ट में है। ये तीनों एग्जाम्पल्स आप याद रख सकते हो, इजी है, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है याद रखना। अगर आपसे हेमंतपंथी स्टाइल में शॉर्ट नोट पूछा जाए कि हेमंतपंथी स्टाइल ऑफ टेम्पल के बारे में शॉर्ट नोट लिखिए, तो ये 2 या 3 पॉइंट्स आप लिख के आ सकते हैं कि। अगेन हमारा नाइन्थ क्वेश्चन, हमारा सेकेंड लास्ट क्वेश्चन। आपको पता है 10 क्वेश्चंस में आपसे संडे सवाल में हर चैप्टर से पूछती हूँ। द टेक्स्ट ऑफ डैश रिटन बाय भरत मुनि इज सपोज टू बी द अर्लीस्ट वन डिस्कसिंग म्यूजिक एंड थिएटर, एंड इसके साथ साथ डांस भी। तो यहाँ पे कई बार आपके सेंटेंस में नहीं दिया होगा, पर आपको याद रखना है कि भरत मुनि नाम के जो थे विद्वान थे, उन्होंने एक बुक लिखी थी, एक टेक्स्ट लिखा था, जो जिसको कहते हैं कि वो बहुत ही पहली किताब है जिसने म्यूजिक, डांस और थिएटर के बारे में चर्चा की। तो आपके क्या क्या ऑप्शंस हैं? नृत्य शास्त्र, अर्थशास्त्र, योग शास्त्र और मनोल्लास। तो आपके मनोल्लास के बारे में भी आपको टेक्स्ट बुक में बताया गया है। योग शास्त्र अगेन योगा के बारे में हो गया, अर्थशास्त्र इकोनॉमिक ये हो गया, ट्रीटी हो गई, ट्रीट्स हो गई, और नृत्य शास्त्र हो गया, यहाँ पे वर्ड में है नृत्य, डांस, नाच, नृत्य। तो आप इससे याद रख सकते हो कि नृत्य शास्त्र भरत मुनि जी ने लिखा था, और वो पहली कह सकते हो किताब है, पहली टेक्स्ट है जो आर्ट के बारे में, पर्टिकुलरली परफॉर्मिंग आर्ट के बारे में बात करें, क्योंकि यहाँ पे म्यूजिक, थिएटर और डांस की बात हो रही है। ये विजुअल आर्ट नहीं है, ये आप देख नहीं सकते कभी भी चाहे तो, ये परफॉर्मिंग आर्ट है। तो नृत्य शास्त्र, परफॉर्मिंग आर्ट के बारे में भरत मुनि जी ने ये बुक लिखी थी, जो कि अगेन नौ रस, नव रस कहते हैं जिनको, 9 मूड्स, जिसमें बहुत कुछ था, क्रोध था उसमें, कामनेस थी उसमें, पीस था उसमें, डर था, हर तरीके के मूड को। तो मैंने आपको ये भी बताया था कि जो 9th मूड है, 9th रास है कि वो भरत मुनि जी ने नहीं दिया था, वो किसी और ने दिया था। वो भी नाम आपकी टेक्स्ट बुक में नहीं है, मैंने आपको लेक्चर में बताया है। अगर आपने लेक्चर सुना होगा तो आपको याद होगा कि that are supposed to be fundamental in the performing arts, नवरस जो कि खास करके डांस में या परफॉर्मिंग आर्ट में जरूरी होते हैं, इसेंशियल होते हैं कि नवरस। देन हमारा लास्ट क्वेश्चन आ गया, द रूलर ऑफ बीजापुर, इब्राहिम आदिल शाह टू। इब्राहिम आदिल शाह टू नाम है कि बीजापुर के शासक का। उन्होंने दक्खनी उर्दू या डेक्कनीस उर्दू में कौन सी किताब लिखी थी इनमें से? तो आपके ऑप्शन है किताबुल हिंद, हुमायूं नामा, किताब नवरस, तुजुके बाबरी। अगर आपको पिछला चैप्टर नंबर 2 याद होगा, तो यहाँ पे हमने देखा था चैप्टर, आपका ऑप्शन ए किताबुल हिंद अल बैरूनी ने लिखी थी। जब वो पहली बार इंडिया आए थे तो उन्होंने इंडिया के बारे में, हिंदुस्तान के बारे में किताब लिखी थी, इसका नाम था किताबुल हिंद। हुमायूं नामा उनकी सिस्टर, हुमायूं की सिस्टर ने लिखी थी, उनके ऊपर एक, उनकी पूरी लाइफ की स्टोरी है, उनकी बायोग्राफी है कि।
तो जो कि बाबरी या बाबरनामा भी जिसको कहते हैं, ये बाबर ने अपनी बायोग्राफी ऑटोबायोग्राफी लिखी थी के। तो यहाँ पे हमारा अगेन एलिमिनेशन टेक्निक के हिसाब से बैठता है किताब ए नवरस। तो मैंने आपको बताया था नवरस डांस फॉर्म में नव 9 मूड्स के बारे में। तो ये हो गई एक किताब जो किसी आर्ट के बारे में लिखी गई होगी, तो इससे आप डिकोड कर सकते हो एग्जाम में, इससे आप एलिमिनेट कर सकते हो अपने ऑप्शंस को। हर चीज जरूरी नहीं है कि आप याद करके जाओ तभी आप एग्जाम में लिख पाओगे, कभी कभी एलिमिनेशन टेक्निक से आपको याद रखना पड़ेगा। तो ये किताब थी क्या, क्या लिखा था इन्होंने, इंडियन क्लासिकल म्यूजिक के बारे में। उन्होंने कुछ वर्सेस कुछ पंक्तियां जोड़ी थी जो ध्रुपद स्टाइल में गाई जाती हैं के, और इसको मराठी में ट्रांसलेट किया था, क्योंकि ओरिजिनली तो ये दक्खनी उर्दू लैंग्वेज में लिखी गई। तो उर्दू का एक स्टाइल है डेक्कनीज उर्दू, उसमें लिखी गई, मराठी में ट्रांसलेट किया डॉक्टर सैयद याया नशीद ने, और उसके एडिटर थे डॉक्टर अरुण प्रभुनी। तो ये आपको शायद पर्टिकुलरली ऐसा ना आए, पर हो सकता है आपसे पूछा जाए कि इंडियन क्लासिकल म्यूजिक के बारे में ये ट्रीट सी है, तो आपको पूछा जा सकता है, आप लिख के आ सकते हो इंडियन क्लासिकल म्यूजिक के बारे में। थोड़ी देर पहले भी मैंने आपको बताया 2 फॉर्म्स होते हैं, हिंदुस्तानी क्लासिकल है, कर्नाटिक क्लासिकल म्यूजिक है। देन अगेन आते हैं आपके होमवर्क क्वेश्चन पे। आपको पता है 10 एमसीक्यू प्रैक्टिस मैं आपको करवाती हूँ, एक आपको खुद से करना होता है। तो पिछले बार भी मैंने आपको एक लिस्ट करने को कही थी, 4 यूनेस्को की जगह है। यहाँ पे आपको क्या लिस्ट करना है, 4 परफॉर्मिंग फोक आर्ट। तो ये आपको याद होगा फोक आर्ट मतलब और क्लासिकल आर्ट का डिफरेंस क्या है कि, जैसे मैंने अभी अभी आपको बताया क्लासिकल फॉर्म होता है वो काफी एनरिच्ड होता है, उसको आपको सीखना पड़ता है प्रोफेशनल ट्रेनिंग से। लेकिन फोक आर्ट होता है वो हर एक रीजन में डेवलप होता है अलग अलग लेवल्स पे। तो जो महाराष्ट्र के रीजन में, महाराष्ट्र के क्षेत्र में जो परफॉर्मिंग फोक आर्ट डेवलप हुए थे, वो आपको नीचे उनमें से कोई 4 लिखने हैं। चलो एक हिंट के लिए मैं आपको दे देती हूँ, हिंट दे देती हूँ। एक फॉर्म ऑफ डांस है जिसको कहते हैं लावनी। तो एक तो आपका ऑप्शन मैंने यहीं पे आपको दे दिया लावनी फॉर्म, जो कि परफॉर्मिंग है क्योंकि डांस फॉर्म है। फोक फोक परफॉर्मेंस है क्यों, क्योंकि महाराष्ट्र में ही परफॉर्म किया जाता है। ऐसे आप मुझे और 4 बताइए, कुछ म्यूजिक में बताइए, कुछ पोएट्री का बताइए, कुछ थिएटर बताइए। एक तो मैं अभी आपको रिसेंटली एक वीडियो आपके लिए लाई थी, आपके अगले आपके अगले चैप्टर के ऊपर, उसमें भी मैंने आपको थिएटर रिलेटेड एक बताया था, थिएटर का नाम बताया था जो पर्टिकुलरली महाराष्ट्र में परफॉर्म किए जाते हैं के। और म्यूजिक में भी मैंने कुछ बताए थे कि कुछ स्टाइल ऑफ म्यूजिक है जो महाराष्ट्र के रीजनल हैं के। तो आप आराम से कोई भी 4 मुझे लिस्ट कर सकते हैं। तो इसी के साथ खत्म करते हैं हमारे इस वीडियो को, मिलते हैं अगले वीडियो में। हम लोग कर रहे हैं इस वक्त आई थिंक हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 4 जो इस हफ्ते में हम खत्म करेंगे, और पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर नंबर 2। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मिलते हैं अगले वीडियो में, और टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लीजिएगा।